हेलो, मैं राजेश। पहल कॉम्पिटिटिव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर पेट्रोल एवं एथनॉल तथा बायोडीजल पर डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि तथ्यों को निकाल कर बाहर लाया जाए। एक्चुअली में आजकल ये देखा जा रहा है कि संपूर्ण भारत पेट्रोलियम की बढ़ी हुई कीमतों से और उससे उत्पन्न हुई महंगाई से बहुत परेशान है। साथ साथ प्रदूषण भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो काफी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं और वस्तुओं के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि संपूर्ण भारत में पेट्रोल के दाम 100 रुपये से ऊपर पहुंच चुके हैं और डीजल के भी कहीं कहीं 100 के ऊपर पहुंच चुके हैं और कहीं पर पहुंचने वाले हैं। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है और इस समस्या के कारण क्या है ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन बहुत स्पष्ट भी है। सरकार की तरफ से समझना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन वैसे तो स्पष्ट ही है। इस समय इंटरनेशनल लेवल पर कच्चा पेट्रोलियम के दाम भी बढ़े हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हमें अधिक मुद्रा भी चुकानी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जो है वो डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत घटती जा रही है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तीसरी, सरकार तो ये चाहती है कि हम सारा का सारा खर्चा अपना जो है वो केवल पेट्रोल की आय से ही निकाल दें, टैक्स बढ़ा करके। ये एक मूल बिंदु है जिनके कारण पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं। अब इस डिस्कस में पेट्रोल कितने रुपए का आता है, कैसे आता है, इससे में ना जा करके हम आज एथनॉल और बायोडीजल के बारे में ही बात करेंगे, डिस्कशन उस पर करेंगे। एक्चुअली में जून 2021 में पिछले महीने एक विशेषज्ञ समिति ने यह निर्णय लिया कि एथनॉल को 20% 2025 तक प्राप्त कर लिया जाएगा, अर्थात पेट्रोल में 20% एथनॉल होगा। ये लक्ष्य हम 2025 में ही प्राप्त कर लेंगे, और जबकि इसके पहले ये नीति निर्धारित की गई थी कि 2030 में इसको प्राप्त किया जाए। ऐसा क्यों हुआ? इसकी वजह भी है क्योंकि पेरिस समझौते के अनुसार सरकार को जल्दी से जल्दी इस लक्ष्य को प्राप्त करना है, क्योंकि कार्बन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और सरकार इस पर काबू नहीं पा पा रही। अब सवाल ये उठता है कि इन सब नीतियों को हम लागू कर रहे हैं और 2025 को लागू किया है तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अगर ये देखने की बात आती है तो सबसे पहले ये देखा जाए, जब इस नीति को हमने लागू किया था पहली बार एथनॉल का प्रयोग है जनवरी 2003 में, उस समय हमने 5% निर्धारित किया था। इसके बीच में हमने निर्धारित किया, हमारी सरकार ने निर्धारित किया 10%, और 10% जो है इसकी डेट रखी गई थी वो 2022 में थी। लेकिन आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि 2022 आ रहा है और अभी भी हम 8.5% का लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं। 1.5% अभी पर हम बाकी हैं। जब बहुत ही एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे तो क्या 2022-25 तक हम 20% का लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे, जो बहुत बड़ा है। हम क्यों है तो अभी 8.5 पर। मतलब कहने का ये हुआ कि काफी पीछे हैं। 11.5% और प्राप्त करेंगे तब हम, और हमारे पास मात्र बचे हुए हैं 4 साल। तो ये कभी कभी ये लगता है कि सरकार बगैर सोचे समझे या लोगों को लुभाने के लिए इस नीतियों को जो है जारी कर देती है, और जबकि लक्ष्य पीछे रह जाते हैं, या इंटरनेशनल दबाव में इस तरीके के काम उल्टा सीधा कर दिए जाते हैं और इसके बाद चुपचाप बैठ जाते हैं। खैर, अब आया कि आखिर एथनॉल है क्या।
क्यों है और इसकी जरूरत क्यों है? तो देखिए, आज भी हम 75% पेट्रोलियम या कच्चा तेल हम आयात पर निर्भर है, यानी 25% ही हमारी आत्मनिर्भरता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा आंकड़ा है 75% का के आसपास। इस आंकड़े से को हम कैसे कम करें, इसकी हमें समय समय पर जरूरत पड़ रही है और इस पर हम आत्मनिर्भर बनाएं। तो एक वैकल्पिक उपाय के रूप में एथेनॉल, जिसका रासायनिक नाम है C2H5OH, ये एक जो है एक तरीके का जो है एल्कोहल है और ये पेट्रोल की जगह काम करता है। ये ज्वलनशील है, पेट्रोल की जगह काम करता है। हालांकि एथेनॉल का प्रयोग जो है बहुत जगह होता है, वार्निश में होता है, कई जगह सुगंधित पदार्थों को निकालने के लिए होता है, कई जगह इसका प्रयोग होता है। लेकिन यहाँ पर एथेनॉल का प्रयोग हम पेट्रोल की प्रतिपूर्ति के लिए कर रहे हैं और ये एथेनॉल जो है मुख्य रूप से गन्ने से निकाला जाता है। ये एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने से निकाला जाता है। अब गन्ने से जब ये एथेनॉल निकाला जाता है तो हमारी गन्ना की मांग बढ़ेगी, उत्पादन भी होगा, ये कहा जा रहा है, और किसानों को अच्छी आय भी मिलेगी। लेकिन इसके स्रोत और भी हैं, जैसे चावल है, गेहूं है, मकई है, सूरजमुखी है और कई सारी चीजें, अनाज जो है जिससे स्टार्च मिलता हो, जिसमें स्टार्च बहुत हो, है, वो सारी चीजें जो है एथेनॉल बनाने में या उनको सड़ी गली चीजें उनसे बनाने में जो है बना करके सड़ा करके और एथेनॉल बनाया जा सकता है। ये चीज है। इस चीज को जो है हमने एथेनॉल के रूप में प्रयोग करना शुरू कर दिया था 2003 में। अब देखिए, सरकार ने कहा कि इससे किसानों को बहुत आय होगी। चलिए मान लेते हैं, किसान प्रोत्साहित होंगे, गन्ना ज़्यादा उत्पादन करेंगे, गेहूं ज़्यादा उत्पादन करेंगे और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन मैं थोड़ा सा रुक करके इस पर डिस्कशन जरूर करूंगा कि किसानों की आय होगी या नहीं होगी। इस पर भी बहुत बड़ा विचारणीय प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारी चीजें कि सरकार की हमारे सामने नहीं आ पाती है और लागू कर दी जाती है और जानकारी हमें नहीं होती है। चलिए इस चीज पर हम लोग डिस्कस करते हैं। अब आते हैं कि हमारे पास जो है बायोडीजल, क्योंकि भारत में डीजल की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सारा किसानी का काम और जितनी माल ढोने का काम है वो सब के सब डीजल से होता है। और आज डीजल भी सब जगह पूरे इंडिया भर में 90 रुपए से तो ज्यादा ही ज्यादा है और कहीं कहीं 100 रुपए से भी ज्यादा पहुंच चुका है। अब हम बायोडीजल की बात करें, क्या इससे प्रतिपूर्ति हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। कहीं ना कहीं हम इससे अपनी आय को जो विदेशी मुद्रा के रूप में हमारी जाती है उसको हम बचा सकते हैं। अब बायोडीजल है क्या? एक्चुअली में बायोडीजल वो डीजल है जो हम खरपतवार, पेड़ पौधों से सड़ा गला करके हम डीजल के स्थान पर ला सके, उसको हम बायोडीजल कहते हैं। इस चीज के लिए बहुत पहले हमारे सीमैप एक संस्थान है, उसने एक जेट्रोफा, जिसको हम रतन ज्योति कहते हैं, पौधे को ढूंढा था और उससे ये कहा था कि वो डीजल की जगह प्रतिपूर्ति करेगा। जेट्रोफा जो पौधा होता है रतन ज्योति, ये इसका नीला कलर का फूल होता है और इसके बीज से तेल निकाला जाता है। वो जो है डीजल की जगह काम करता है। करीब करीब वैज्ञानिकों ने यह आकलन किया हुआ है कि 3.5 किलो इसके बीज से 1 लीटर पेट्रोल आसानी से निकाला जा सकता है। तो ये एक प्रतिपूर्ति कर सकता है, ये रतन ज्योति पौधा प्रतिपूर्ति कर सकता है। ये एक समशीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश का पौधा है और इसकी एक बहुत खास बात है कि ये कहीं भी उगा दिया जाए और कम बरसात में, कम सिंचाई में आसानी से और विषम परिस्थितियों में भी हो जाता है। जैसे रेलवे ने एक प्रयोग किया, रेलवे के आसपास जो ट्रैक होते हैं,
रेलवे लाइन होती है, आसपास जगह बहुत छोटी होती है, तो ये एक प्रयोग किया गया है, उसके आसपास इसको बो दीजिए, उगा दीजिए, तो आसानी से ये उग आता है और जमीन पड़ी हुई है। तो सरकार ने ये सोचा हुआ है कि कई करोड़ एकड़ जमीन है इसी तरीके से बर्बाद पड़ी हुई है, तो हम उसको क्यों ना प्रयोग में लाएं। इसकी शुरुआत भी कर दी है। हालांकि भारत सरकार ने काकीनाडा में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से एक संयंत्र भी स्थापित किया हुआ है। तो सरकार इस आगे बढ़ रही है, और अगर सरकार पूरी तरीके से आगे बढ़ जाती है तो कम से कम पेट्रोलियम में 10% की निर्भरता तो आ ही जाएगी। हालांकि बहुत ही उन्नतशील देश जैसे यूएसए है, ब्राजील है, वहां पर 20% तो प्राप्त कर चुके हैं अपनी एबिलिटी को, और हम इतने पीछे हैं भी। ब्राजील में तो जितने भी कृषि रसायन छिड़काव किए जाते हैं हवाई जहाज से, उसमें सारे में जो है बायोडीजल का ही प्रयोग होता है, सब में प्रयोग होता है। ये हम अभी यहां तक जो है अपने वाहनों को नहीं दे पाए, ये तो एक अलग बात हो गई। तो हमें कभी काफी तेजी से बढ़ना होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर जो ये कहा गया कि हम 2025 तक दे देंगे, 20% एथेनॉल को ले आएंगे। अब यहाँ पर हम लोग चर्चा करते हैं, और इसके साथ साथ दिसंबर में एक बैठक हुई थी। बैठक में काफी चीजें निर्धारित की गई, उच्च समिति बैठक थी, केंद्र सरकार ने कराई थी। उसमें एक चीज निर्धारित की जा रही है कि हम जो चावल का खरीद है वो 2200 रुपये प्रति क्विंटल रखी गई थी कंट्रोल से, लेवी पर केंद्र लगा करके, और उस पर जो है हमें खरीदना है, इतनी कीमत लगा दी गई। फिर कुछ कम की गई तो 2000 आ गई, फिर 2200 हो गई, यही प्रक्रिया चलती रही। और आज ये सुनने में आ रहा है, सुनने में क्या आ रहा है, सरकार ने नीति बना दी है, अगर उद्योगपति जो संयंत्र लगाते हैं, भट्टियां लगाते हैं एथेनॉल की, उनको हम उसी चावल को सब्सिडी के रूप में प्रोवाइड कराएंगे, उपलब्ध कराएंगे, जो चावल गरीब जनता को वितरण करने के लिए हमने केंद्रों से खरीदी थी। तो अब सवाल ये उठता है कि हम जिसके लिए खरीदी थी उसके लिए तो हम प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, और जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत लोग भूखे मर रहे हैं, और एथेनॉल के लिए हम उसको जो है सब्सिडी देंगे उद्योगपतियों को। ये कौन सा तरीका है? ये तो एक ये कहा जाए कि अनऑथराइज चीज है, अनऑथराइज बात है, इसको तो नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है किसानों को लाभ मिलने की। तो सवाल ये उठता है कि जब 2000 रुपए या 2200 रुपए में आप चावल खरीद रहे हो, तो चावल ज्यादा प्रोडक्शन करके किसान करेगा भी क्या? क्योंकि चावल के दाम तो नहीं बढ़ाए जा रहे, धान के दाम तो नहीं बढ़ाए जा रहे, गन्ने के दाम तो नहीं बढ़ाए जा रहे हैं। गन्ना ज्यादा जरूर प्रोडक्शन कर लेगा, लेकिन होगा क्या? किसान को तो वहीं पर वो आकर के खड़ा हुआ है। अगर गेहूं ज्यादा प्रोडक्शन कर भी लेगा तो क्या करेगा वो गेहूं का प्रोडक्शन करके? अगर उसको 1500 रुपए प्रति क्विंटल बेचना ही है, 1700 रुपए प्रति क्विंटल पर बेचना है, तो क्या ज्यादा उत्पादन करेगा? एथेनॉल उससे बनेगा तो 2000-3000 में बिकेगा। तो कहां से किसान का लाभ होगा? किसान का तो लाभ तभी होगा जब प्रति कुंतल दाम उसके बढ़े, उसकी लगाई से ज्यादा उसको दाम मिले। तो हम अभी लगायत के बराबर दाम तो दे नहीं पा रहे हैं, और हम बता रहे हैं कि एथेनॉल जब यूज होगा तो किसानों को लाभ होगा। अरे भाई, एक बात और सोची जा सकती है, यही उल्टी बात ये है, हमारे विशेषज्ञ बार बार कहते हैं, और बीज भंडारण भी कहता है कि लाखों करोड़ों टन जो है अनाज सड़ जाता है, तो उत्पादन कहाँ कम है? अगर सड़ जा रहा है तो उत्पादन कहाँ कम है? तो ये फिर किसानों को इस तरीके की बात क्यों की जाती है? ये एक बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है। ये सवाल है कि जो हम लोगों को समझाते हैं और लोग समझ भी जाते हैं उसको। ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा नहीं होगा। हम तो कहते हैं कि इथेनॉल बहुत ज्यादा तैयार हो जाएगा अगर यही जो खाद्य निगम के केंद्रों पर जो है गेहूं और चावल सड़ जाते हैं उन्हीं को यूज कर लिया जाए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उन्हीं को ईमानदारी से प्रयोग कर लिया जाए। तो ये नीति है। अब देखना ये है कि 2025 तक ये जो आपका रखा गया है लक्ष्य, इस लक्ष्य को 20% का जो है वो 2025 है, क्या ये प्राप्त हो जाएगा? है ये प्राप्त होने पर हम लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं कि कितना होता है, और यहीं पर हम इसको आज समाप्त